नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है साथियों आपका हंस ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए होंगे। तो साथियों, हमने भौतिक विज्ञान के इस सेशन में जो हमने सब्जेक्ट शुरू किया है भौतिक विज्ञान, यानी हम सभी जो हमारी जैसे चाहे आप रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी हैं, चाहे आप कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, परंतु यदि उसमें विज्ञान विषय पूछा जा रहा है तो आप विज्ञान विषय की तैयारी इस माध्यम से कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तो साथियों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रकाश, कल हमने इसे शुरू किया था। हमने देखा प्रकाश के बारे में, थोड़ा समझा प्रकाश को, हमने प्रकाश की परिभाषा समझी, किसे हम प्रकाश कहते हैं। तो साथियों, वह मूलभूत कारण आप जिसे कह सकते हैं कि जिसकी वजह से आप किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, उसमें भेद कर पाते हैं। तो मतलब किसी भी वस्तु को आप देख पा रहे हैं, ये किसकी देन है, ये आपके लिए प्रकाश की देन है। तो हमने ये देखा। उसके बाद हमने देखा था कि प्रकाश कैसी है। प्रकाश के गमन के लिए, हम कहें तो प्रकाश के चलने के लिए हमें किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात अर्थात जहां पर वायुमंडल उपस्थित नहीं होता। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां थी जो हम देख चुके हैं, जिसको आज हम और आगे बढ़ाते हैं साथियों। तो आइए, बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपका, जुड़िए। और साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप जरूर लाइक किया करें, कमेंट किया करें और अपने दोस्त जरूरतमंद दोस्तों में से शेयर भी किया करें। ठीक है। तो प्रकाश टॉपिक हमारा चल रहा था जनरल साइंस, हमारा ये जो फाउंडेशन कोर्स चल रहा है हमारा, इसके अंदर सबसे पहले हम जो शुरू कर रहे हैं भौतिक विज्ञान में, इसमें हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। एक साथियों आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है यूनिट एंड मेजरमेंट, इकाइयां और मात्रक, और दूसरा हो चुका है गति। साथियों, कुछ मानवीय त्रुटियों के कारण जो गति की तीसरी क्लास थी जिसमें गति के नियम करवाए गए हैं, वो कुछ त्रुटि के कारण अपलोड नहीं की हुई है, अपलोड नहीं कर पाए। तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि वो आपकी तैयारी में थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है क्लास की वजह से। लेकिन आज वह क्लास रिकॉर्ड कर दी जाएगी, रिकॉर्ड मतलब अपलोड कर दी जाएगी। रिकॉर्ड वो हो गई थी, किसी मानवीय त्रुटि के कारण वो अपलोड नहीं कर पाए, तो उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। जिसमें गति के नियम और कुछ गति के समीकरण वो आपको दिए हुए हैं, प्रक्षेपीय गति है उसके अंदर। तो एक क्लास जो आपकी गति की रह गई है वो आज अपलोड कर दी जाएगी, और उसके साथ आज प्रकाश की दूसरी क्लास आपको मिल रही है। तो 2 प्रकाश की क्लासें और गति की एक क्लास आपको मिल जाएगी। इसका मतलब है आज आपको 2 क्लासेस मिलेंगी, एक आपकी गति की होगी और एक जो प्रकाश का है। तो वो गति की आप प्रकाश के बीच में ना ऐड करें। उस गति को मैं अगर सोच पा रहा हूं कि अगर आप सब्जेक्ट टॉपिक वाइज चल रहे हैं, क्लास के अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हैं, तो अगर नोट्स आप बनाते जा रहे हैं, तो जब भी एक कोई भी आपका चैप्टर कंप्लीट होता है तो एक पेज आप उसे छोड़ दिए करें, वहां पे कोई सूत्र आ जाए, कोई ऐसा न्यूमेरिकल या कुछ परिभाषा आ जाए, तो वो आप ऐड कर सके। तो उम्मीद है वो आप करते होंगे। तो एक क्लास जो गति की है वो अपलोड नहीं हो पाई थी, तो वो आज हो जाएगी साथियों, जिसके लिए हम थोड़े आपसे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भौतिक विज्ञान के अंदर, प्रकाश के अंदर। आज की हमारी है दूसरी क्लास। पहली क्लास हम कर चुके हैं जिसमें हमने देखा था कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश की डेफिनेशन हमने देखी थी, जिसमें हमने बताया था कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा, और इसी के आधार पर हमने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ लिया था। अर्थात ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जितनी भी आप ऊर्जा देखते हैं, चाहे वह प्रकाश ऊर्जा हो, चाहे वह विद्युत ऊर्जा हो, चाहे वह ऊष्मा ऊर्जा हो, चाहे वह यांत्रिक ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, आप किसी भी प्रकार की ऊर्जा को उत्पन्न नहीं कर सकते और किसी भी प्रकार की ऊर्जा को पूर्णतः नष्ट नहीं कर सकते। आप उसका केवल रूप परिवर्तित कर सकते हैं। केवल आप उसका क्या कर सकते हैं, रूप परिवर्तन कर सकते हैं। अर्थात ऊर्जा के एक रूप को आप दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, कल हम कहां तक पहुंच चुके थे। हमने देखा था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो वस्तुओं को देखने में हमारी क्या करती है, सहायता। इसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती प्रकाश के गमन के लिए, परंतु ध्वनि एक ऐसी ऊर्जा है जिसके लिए आपको माध्यम की आवश्यकता चाहिए। ये हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो आशा है कि कल की क्लास आपने अच्छे से ली होगी। दोस्तों साथियों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल बताइए। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगर पूछ ले किसने दिया था, तो संरक्षण का नियम आपको किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। E = mc², उससे आप ये तुलना करेंगे। ठीक है। फिर हम आगे थे साथियों प्रकाश के कुछ गुण पे, कि प्रकाश के गुण क्या है। प्रकाश के गुण अर्थात प्रकाश हमेशा कैसे गमन कैसे करता है। तो आपको पता होना चाहिए, सीधी रेखा में, बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करता है प्रकाश। और कैसी प्रकृति रखता है प्रकाश, कण प्रकृति भी रखता है और तरंग प्रकृति भी रखता है। उसके बाद हमने देखा कि जो फोटोन है वो प्रकाश का क्या है, सबसे छोटा आप इकाई कह सकते हैं। फोटोन क्या है, प्रकाश की सबसे छोटी इकाई। अर्थात जो प्रकाश गमन करता है, जो ऊर्जा के बंडल जो
आपको सूर्य के जो स्रोत जिसे हम कहते हैं, सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, तो स्रोत से जो प्रकाश आता है वो किस फॉर्मेट में आता है? प्रकाश, ये जो आप देख रहे हैं ये आपको प्रकाश, सूर्य यदि आप इसे माने तो इस सूर्य से जो ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं ये किस फॉर्मेट में आती हैं? फोटोन कणों के रूप में। किस में आती है? फोटोन। इसीलिए कहा जाता है कि फोटोन प्रकाश की सबसे छोटी इकाई है। तो उम्मीद है कि आपको ये याद रहेगा साथियों। तो बढ़ते हैं आज हम आगे कुछ, और आगे के टॉपिक को हम क्या करते हैं? पढ़ना शुरू करते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि प्रकाश के कुछ प्रमुख गुण लिखते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रकाश के हमारे पास क्या कुछ प्रमुख या मूलभूत जिसे हम कहते हैं कि गुण। तो साथियों हम आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के कुछ गुण। प्रकाश के प्रमुख गुण जो आप दैनिक जीवन में देखते हैं, महसूस करते हैं, ठीक है, जो आपके दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो निकल करके आता है हमारे पास, सबसे पहला क्या आता है आपके पास? प्रकाश का परावर्तन। इसके बारे में साथियों हम कल चर्चा कर चुके हैं कि किसे हम कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी ऊर्जा स्रोत से आती है और वह किसी पॉलिश की गई अर्थात चमकदार सतह से टकराकर पुनः माध्यम में लौट जाती है, तो इसे हम प्रकाश की परावर्तन की घटना कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो प्रकाश का जो परावर्तन है उसे हम और आगे आज बढ़ाएंगे, परंतु उससे पहले देखिए, प्रकाश का परावर्तन एक घटना है और प्रकाश का अपवर्तन एक घटना है, इसे हम पढ़ेंगे आगे। अपवर्तन एक घटना है, उसके बाद प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एक घटना है, वर्ण विक्षेपण एक घटना है, उसके बाद वर्ण विक्षेपण के बाद आपके पास आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन साथियों, हीरा जिस कारण चमकता है उसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ये धीरे धीरे हम टॉपिक्स को कंप्लीट करते जाएंगे। पूर्ण आंतरिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं, आंतरिक परावर्तन। तो ये हमारे पास कुछ प्रकाश के आप कह सकते हैं कि क्या है? प्रमुख गुण है प्रकाश के, जिन्हें हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सबसे पहली शुरुआत करने जा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन से। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश की पहली घटना है। तो उम्मीद है कि आपको परावर्तन, हमने कल की स्लाइड में यहां पर हमने परावर्तन के बारे में समझा था। ये देखिए, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन था साथियों किसी प्रकाश की यानी जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिश की हुई सतह से टकराकर और माध्यम में पुनः लौट जाती है, तो उसे हम प्रकाश की कौन सी घटना कहते हैं? परावर्तन घटना। इसमें अब आपको और समझते हैं आज आगे अच्छे से इसके बारे में। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन, हेडिंग लगाइए प्रकाश का परावर्तन। कल जिसे हम पीपीटी फॉर्म में देख चुके थे, आज हम उसे थोड़ा प्रैक्टिकल फॉर्म में देखते हैं, लिखा हुआ कुछ। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या था? अब साथियों आप प्रैक्टिकल थोड़ा समझते जाएंगे साथ के साथ ही। ये कैसी आपके पास एक चमकदार सतह, कैसी सतह है आपके पास? चमकदार सतह। चमकदार सतह जिसे आप पॉलिश की हुई सतह भी कह सकते हैं। तो कोई भी एक प्रकाश का स्रोत है आपके पास और उस प्रकाश के स्रोत से ये एक किरण इस पे आकर टकराती है, किरण आकर इस पर टकराती है। तो जो ये स्रोत से किरण आ रही होती है इसे हम साथियों कौन सी किरण कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण। इस टकराने के पश्चात यह किरण किस में चली जाएगी? वापस अपने माध्यम में। ये हमने प्रकाश का परावर्तन का सिद्धांत जो है हम पढ़ चुके हैं। तो ये कुछ इस प्रकार चली जाएगी वापस। ये आपतित किरण थी, और जो इस सतह से टकराकर वापस जाती हुई किरण होगी साथियों, इसे हमने कहा था परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, यहां तक आप कल पढ़ चुके थे। अब देखिए साथियों, इसके आगे पढ़ना हम शुरू करते हैं। इसके आगे देखिए प्रकाश का परावर्तन में कि अब हम
आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक क्या खींचेंगे, अभिलंब। अभिलंब अर्थात एक काल्पनिक रेखा। एक काल्पनिक रेखा, ये जो काल्पनिक रेखा है इसे साथियों हम कहते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं इसे हम, अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब। तो ये जो अभिलंब है ये इस सतह के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, सतह के साथ, साथियों याद रखिएगा, सतह के साथ, सतह के साथ कोण बनाएगा ये 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण किसके साथ बनाएगा, सतह के साथ। उसके बाद अब देखिए साथियों, ये जो अभिलंब है ये इस आपतित किरण के साथ, ये अभिलंब इस आपतित किरण के साथ जो कोण बनाता है, ये अभिलंब और आपतित किरण के साथ बीच में जो कोण बनता है साथियों, इसे हम कहते हैं कौन सा कोण, इसे हम कहते हैं आपतन कोण। इस कोण को हम कहते हैं साथियों आपतन कोण। आपतन कोण, ये होता है आपतन कोण, जिसे हम एंगल आई से दर्शाते हैं। एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद जो ये कोण बनाता है अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ, जो कोण बनता है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, ये आपको साथियों परिभाषा के रूप में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण का नाम बताइए। तो वहां से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे लैंग्वेज से भी आ सकता है। तो अभिलंब और परावर्तित जो किरण है इसके बीच में बनने वाले कोण को कौन सा कोण कहते हैं हम, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है साथियों। इसे हम दर्शाते हैं एंगल आर। एंगल आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से हम इसे दर्शाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं साथियों। यदि हम अपने डायग्राम पर वापस आए तो इससे तुलना अब आप कर सकते हैं। कल हमने यही पढ़ा था, ये प्रकाश की एक सतह थी जिस पर यह आपतित किरण आई थी, ये परावर्तित किरण थी। इन दोनों के बीच बनने वाले कोण कौन सा था, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ये क्या थी, एक चमकदार कोई सतह। तो यहां तक आशा करता हूं मैं कि आपको यह समझ में आया होगा। तो साथियों प्रकाश का परावर्तन आपको समझ में आ चुका है कि एक आने वाली किरण टकराकर किसी सतह से वापस चली जाएगी, ये था प्रकाश का परावर्तन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम। प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम पढ़ने जा रहे हैं साथियों, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं प्रकाश के नियम। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि परावर्तन के नियम कितने होते हैं। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि परावर्तन के नियम कितने होते हैं। तो साथियों प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं, हमारे पास दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं हमारे पास, दो। प्रकाश के कितने परावर्तन के नियम होते हैं, दो नियम होते हैं हमारे पास, दो नियम, ठीक है। पहला नियम यह है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा ही बराबर होते हैं। चित्र में समझिए साथियों, ये जो एंगल आई है, ये जो एंगल आर है, ये हमेशा ही बराबर बनेंगे। आपतन कोण परावर्तन कोण अर्थात अभिलंब के साथ जितना कोण आपतित किरण बनाएगी उतना ही कोण अभिलंब के साथ कौन बनाएगी, परावर्तित किरण। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, पहला नियम क्या है हमारे पास, पहला नियम है कि हमेशा ऑलवेज एंगल आई यानी कौन सा कोण, आपतन कोण हमेशा ही बराबर होगा किसके, एंगल ऑफ आर के। एंगल ऑफ आर के उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि यदि ये इसके साथ 40 डिग्री का कोण बनाता है, यदि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में 40 डिग्री का कोण है, तो निश्चित रूप से अभिलंब और परावर्तित जो किरण है इसके बीच में भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 40 डिग्री का ही कोण बनेगा। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपसे कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। पहला नियम आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जो आपका आपतन कोण बनेगा और जो आपका परावर्तन कोण बनेगा वो हमेशा ही मान उनका बराबर होगा। तो हमेशा ही उनका मान कैसा होगा, बराबर होगा। ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। प्रकाश के परावर्तन का कौन सा नियम, दूसरा। अब देखिए दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल, एक ही प्लेन पर होते हैं तीनों। अब वो कैसे होते हैं समझ लीजिए। ये आपकी आपतित किरण है, इसे आप एक तल कह सकते हैं, ये एक तल था, ये एक तल था।
यदि आप इसे तल मानते हैं, जो ये सतह है इसी को हम तल कहते हैं, सतह को ही हम क्या कहते हैं, तल। तो जो ये आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है वो एक ही सेंटर ऑफ पॉइंट पे मिल रहे हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, तल। तो दूसरा नियम आपको क्या कहता है, दूसरा नियम आपको कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये तीनों आपको अलग सरफेस या अलग तल पर नहीं मिलेंगे, एक ही तल पर मिलेंगे। कौन, देखिए एक ही तल पर मिलेंगे आपको, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर मिलेंगे। साथियों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बार बार, एसएससी और जो भी रेलवेज एग्जाम है, जो भी स्टेट एग्जाम है, साइंस से जो लैंग्वेज से क्वेश्चन बनते हैं वो ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश के दोनों नियम आप समझ पाए होंगे अच्छे से। ऐसी मैं आपसे क्या करता हूं, उम्मीद और आशा। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं इन्हें कि दो नियम है प्रकाश के परावर्तन के। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन बन गया कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है हमारे पास, दो। पहला नियम है कि सदैव आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हो गए, एंगल आई और एंगल आर का मान कितना होगा, हमेशा ही बराबर होगा। दूसरा है कि जो आपतित किरण है, जो परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है, तीनों ही एक ही तल पर मिलेंगे आपको, अलग अलग तल या अलग अलग सतह या अलग अलग सरफेस पर नहीं मिलेंगे, एक ही तल पर आपको मिलेंगे। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ा, ये था प्रकाश का परावर्तन, ये थी इसकी परिभाषा। ठीक है, जिसके बारे में आपने देखा आपतित किरण। तो इसको यदि और सरलीकृत करना है तो मैं थोड़ा लिख सकता हूं आपके लिए, आपतित किरण क्या होता है। आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण कौन सी किरण होती है, वह किरण जो क्या करती है, किसी स्रोत से आती है और किसी भी चमकदार सतह पर टकराती है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि स्रोत से आने वाली ऊर्जा के स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण, आने वाली प्रकाश किरण जो जो पॉलिश की गई सतह पर, जो पॉलिश की सतह पर, पॉलिश की गई सतह पर टकराती है। तो आपतित किरण कौन सी है कि स्रोत से आने वाली वह प्रकाश की किरण जो कि पॉलिश की हुई सतह पर टकराती है। चित्र से यदि आप इसकी तुलना करें तो आप किससे कर सकते हैं, इससे। ये देखिए, ये जो मैंने किरण बनाई है ये किसी भी स्रोत से आने वाली किरण है और इस पर टकरा रही है। तो इस किरण को हमने कौन सी किरण कह दिया, आपतित किरण। अब हम देखेंगे साथियों परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, अब हम देखने जा रहे हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कौन सी होती है, जो आपतित किरण अभी आई है और सतह पर टकराई है, तो सतह से टकराने के पश्चात, किसके पश्चात, सतह से टकराने सतह से टकराने के पश्चात पुनः माध्यम में लौटने वाली प्रकाश किरण, तो उम्मीद है साथियों आपको दोनों जो किरणें हैं, चाहे वह आपतित किरण हो चाहे वह परावर्तित किरण हो, आशा करता हूं कि आपको दोनों ही अच्छे से समझ में आई होंगी। इसे आप नोट डाउन करेंगे। उसके बाद आती है साथियों हमारे पास परिभाषा। यदि हम डायग्राम से और तुलना करें तो अभिलंब क्या होता है, सतह पर खींचा गया एक काल्पनिक, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो आप लंब खींचते हैं, काल्पनिक लंब जिसे खींचते हैं उसे आप क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो ये परिभाषा आपको याद रहेगी। उसके बाद कोण याद रहेंगे आपको। कोण के बारे में यदि हम लिखें तो कोण के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, आपतन कोण। तो सबसे पहला कोण कौन सा है हमारे पास, आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण कौन सा कोण, वह कोण जो आपतित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण।
किससे दर्शाते हैं आप इसे? एंगल आई से। किससे दर्शाते हैं आप इसे? एंगल आई से। दूसरा कौन था हमारे पास? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कौन सा था साथियों हमारे पास? परावर्तन कोण था हमारे पास परावर्तित किरण परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपका परावर्तन कोण। किससे दर्शाते हैं आप इसे? एंगल ऑफ आर से। तो साथियों प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम आपने अच्छे से पढ़े और अच्छे से आपने इसका नामांकन कर लिया है। दोबारा तो प्रकाशीय यहां तक आप समझ चुके हैं। प्रकाश की पहली घटना जो हम साथियों प्रकाश की ये घटनाएं पढ़ेंगे, ये जो हमारे पास प्रकाश की घटना है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो इसमें हमने पहली जो हेडिंग है इसे कंप्लीट कर लिया है। पहली जो है हमने इसे कंप्लीट कर लिया है, मतलब प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम जो टॉपिक आगे पढ़ने जा रहे हैं साथियों वो है हमारे पास दर्पण। वो क्या है हमारे पास? दर्पण। दर्पण क्या होता है? दर्पण साथियों पॉलिश की गई वह चमकदार सतह, पॉलिश की गई वह चमकदार सतह जिससे प्रकाश का क्या हो जाएगा? परावर्तन। अर्थात पॉलिश की गई वह सतह, चमकदार सतह, वह चिकनी या फिर वह चमकदार सतह जिसकी एक तरफ आपने क्या कर दिया? पॉलिश, तो उससे प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी? परावर्तित, अर्थात टकराकर वापिस माध्यम में किसी में लौट जाएगी, तो उसे हम कहते हैं दर्पण। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास गोलीय दर्पण, परंतु गोलीय दर्पण से पहले हम समझते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए आप, दर्पण। दर्पण, मिरर जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। दर्पण जिसे आप बोलते हैं मिरर। मिरर, तो दर्पण क्या होता है? वह चमकदार सतह, वह चमकदार सतह जिसके एक ओर, यानी एक तरफ, एक और हम क्या करते हैं? पॉलिश। ये हम आगे पढ़ेंगे कि पॉलिश कितने प्रकार की जाती है उस पे। जिसकी एक और क्या किया हो? पॉलिश की गई हो, पॉलिश की गई हो और जिसके द्वारा प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन। प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन होता है। तो साथियों दर्पण होता है कि वह चमकदार, एक तरफ की वह चमकदार सतह जिससे कोई भी प्रकाश की किरण यदि टकराती है तो टकराने के बाद वह पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है, जिसे हम कहते हैं प्रकाश की परावर्तन की घटना। तो प्रकाश का परावर्तन, अब साथियों आपको इसमें याद क्या रखना है? आप इसमें याद ये रखेंगे कि जो प्रकाश के परावर्तन की जो घटना है, प्रकाश के परावर्तन की जो घटना है वो किस में होती है? दर्पण में। परावर्तन की घटना किस में होती है? दर्पण में, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे लेंस। ठीक है, तो जो लेंस का टॉपिक जब आएगा उसे हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, परंतु अभी आपको ध्यान रखना है केवल दर्पण पर। तो परावर्तन की घटना किस में घटित होती है? हमारे पास दर्पण में। ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आप समझ गए। उसके बाद है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं साथियों हमारे पास। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के दर्पण हमारे पास। दर्पण दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। तो यदि पूछ लिया जाए कि कितने प्रकार के दर्पण होते हैं, तो 2 प्रकार के। साथियों कहीं आप उत्तल और अवतल तो नहीं सोच रहे हैं? कहीं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण तो नहीं सोच रहे हैं? क्योंकि उत्तल और अवतल दर्पण किसके भाग हैं? गोलीय दर्पण के। जो 2 कह सकते हैं हम कि कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। तो 2 प्रकार कौन से हैं? देखिए,
सबसे पहला आता है आपके पास दर्पण, यहां। तो सबसे पहला क्या आता है आपके पास? दर्पण। दर्पण। एक होता है साथियों आपके पास समतल दर्पण। कैसा दर्पण? समतल, समतल दर्पण, समतल दर्पण। एक होता है साथियों आपके पास गोलीय दर्पण। कैसा दर्पण? गोलीय दर्पण। साथियों जिस दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वह समतल होता है, यदि जिस परावर्तक दर्पण का पृष्ठ समतल होता है उसे हम कहते हैं समतल दर्पण। और जिस दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वह गोलीय होता है, ये हम पढ़ेंगे उत्तल और अवतल आगे। परंतु जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। और जिस हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक मतलब जहां प्रकाश की किरण टकराती है, तो उसे यदि वह कैसा है? समतल है। समतल का मतलब है प्लेन, कुछ ऐसा, कैसा? कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का। उम्मीद है ये आपको दिख रहा होगा, यदि नहीं दिख रहा तो इसे हम राइट कर देते हैं पेन से। और ये इसके पीछे हमने क्या की हुई है? पॉलिश। क्योंकि दर्पण के पीछे हम क्या करेंगे? पॉलिश, जिसकी वजह से उसकी एक सतह क्या हो जाएगी? परावर्तक, जहां से प्रकाश टकराकर पुनः मुड़ सकता है। तो इस प्रकार का जो दर्पण होता है इसे हम कहते हैं समतल दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है? समतल। साथियों जो दैनिक जीवन में आप अपने घर में उपयोग करते हैं वह कैसा दर्पण होता है? समतल दर्पण। तो हमारा कल टॉपिक रहने वाला है समतल दर्पण। उसके बाद हम आएंगे गोलीय दर्पण पे। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं हमारे पास। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। दूसरा होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, तो कुल मिला के हमें तीन दर्पण पढ़ने हैं। पहला है समतल, उसके बाद है उत्तल, फिर है अवतल। तो अवतल और उत्तल किसके भाग हैं? गोलीय दर्पण के, जबकि समतल अपने आप में अलग है। तो दो दर्पण, तीन दर्पण हमें टोटल पढ़ने हैं, जिनमें से यदि हम मुख्य पढ़े तो एक समतल होता है और एक गोलीय। गोलीय हमारे पास दो हैं, उत्तल और अवतल दर्पण। तो साथियों आज तक हम यहीं तक कवर करते हैं। आज हमने पढ़ा कि प्रकाश का पूरा परावर्तन हमने पढ़ा, परावर्तन के हमने नियम पढ़े, और उसके बाद हमने देखा कि दर्पण क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो साथियों अब तक आपका यही काम है कि इस क्लास को आप अच्छे से, इसके जो नोट्स है वो आप बनाएंगे, और उसके बाद जो इनकी परिभाषाएं जो आपको मिल गई हैं आज, उन्हें आप नोट डाउन करेंगे और ऐसे ही पढ़ते चलेंगे। तो प्रकाश साथियों बहुत ही जल्द हम आने वाले कुछ दिनों में इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। प्रकाश की महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, एग्जाम ओरिएंटेड ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी एक बार उसे हम स्किप कर देंगे। जो चीजें पूछी जाती हैं केवल वही पढ़ेंगे, क्योंकि परावर्तन से नियम आता है। दर्पण से साथियों, दर्पण के उपयोग से बहुत नियम आते हैं। दर्पण के यदि हम कहें तो प्रतिबिंब और चिन्ह परिपाटी से बहुत प्रश्न आते हैं। ये सारे कवर करेंगे साथियों बहुत ही आगे आने वाली क्लासों में। तो साथियों आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने प्रकाश का परावर्तन पूरा पढ़ा है और हमने पढ़ा है कि दर्पण किसे कहते हैं। तो आगे जो अपकमिंग हमारी क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपको कल। तो आज आपको दो क्लासें मिलेंगी, एक गति की और आज प्रकाश की। तो दोनों क्लासें आपको अच्छे से लगानी है और कल से आपको रेगुलर और नियमित रूप से क्लासें मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत।